हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति इन सब के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ ये जो चैप्टर है हमारा, ये अगला चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कि रोजाना की जिंदगी जो है और संस्कृति और राजनीति किस प्रकार से थी। इसमें क्रिकेट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो ये तीसरा खंड है आपका दैनिक जीवन के इतिहास से होगा यहाँ पर परिचय। इतिहास महज दुनिया की महान नाटकीय घटनाओं का दास्तान ही नहीं है, ये हमारे जीवन की छोटी मोटी बातों से भी उतना ही जुड़ा है। हमारे आसपास की हर चीज़ का एक इतिहास है। जो कपड़े हम पहनते हैं उनका भी, जो हम खाना खाते हैं उनका भी, और जो दवाइयाँ हम लेते हैं उनका भी, और जो संगीत सुनते हैं वो भी, साहित्यिक, और जो खेल खेलते हैं उन सब का इतिहास जो है वो मौजूद है। ये सब चीज़ें वक्त के साथ बनी हैं और बदलती रही हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल हम कपड़ों का ही ले लेते हैं, तो जो हमने अपने बचपन में देखा और फिर जब हम बड़े हुए वो चीज़ें अब नहीं है। कपड़े की क्वालिटी में देख लीजिए, चाहे उसके पैटर्न में देख लीजिए, तो हर चीज़ क्या है, बदलती रहती है समय के अनुसार। तो यही क्या है, सब कुछ इन्हीं का इतिहास हो जाएगा। रोज़मर्रा की चीज़ें होने से चलते हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता। अब चूँकि हम वो चीज़ें इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम क्या नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ हमारे उपयोग के लिए चीज़ें हैं, लेकिन उनका भी एक समय के साथ साथ उनका भी क्या रहता है, जुड़ाव रहता है। हम ठहर कर सोचते भी नहीं हैं कि 100 साल पहले इनमें से कौन सी चीज़ रही होगी। अलग अलग समाज के लोग भोजन और कपड़े कैसे कैसे भिन्न तरीके से सोचते थे। अध्याय 7 है ये। अध्याय 7 में खेल का इतिहास है, इतिहास व खेल पर है। इसमें आप एक ऐसे खेल का इतिहास पढ़ेंगे जिससे पहले कुछ दशकों से अपने देश के लोगों को दीवाना कर रखा। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट की। तो क्रिकेट से जुड़ी खबरें अखबारों की सुर्खियों में बनी हुई हैं। क्रिकेट का खेल आयोजित करके राष्ट्रों के बीच दोस्तियां गठी जाती हैं और क्रिकेट हमारे देश के राजदूत माने जाते हैं। सच कहा जाए तो ये खेल भारत की एकता का प्रतीक बनकर उभरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। इस अध्याय में आपको उसके लंबे और टेढ़े मेढ़े सफ़र की भी झलक मिलती है। एक ज़माने में करीब 150 साल पहले क्रिकेट जो है फ़िरंगी मतलब अंग्रेज खेला करते थे। इसका आविष्कार इंग्लैंड में ही हुआ। तो जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड में खेला जाने वाला एक गेम था, खेल था, और यह 19वीं सदी के विक्टोरिया समाज और संस्कृति के रंग में रंगा था। इस खेल को अंग्रेज अपने तमाम प्रिय मूल्यों, बराबरी का न्याय, अनुशासन, शराफत यानी कि जेंटलमैनलेस का वाहक माना करते थे। क्रिकेट को स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के बाह्यकर कार्यक्रम के तहत लाया गया कि लड़के आदर्श नागरिक बन सकें। लड़कियों को लड़कों का खेल खेलने की इजाज़त नहीं थी। मतलब ये खेल सिर्फ क्या है, लड़के ही खेला करते थे। लेकिन आज देखिए लड़के और लड़कियां दोनों ही इस क्रिकेट को खेलते हैं। अंग्रेज़ों के साथ चलकर क्रिकेट औपनिवेशिक में पहुंचा। औपनिवेशिक मालिकों ने सोचा कि खेल को इसके वाजिब अंदाज, उनकी अलग भावना के साथ सिर्फ वही खेल सकते हैं। लिहाज जब उपनिवेशवाद के गुलाम लोग क्रिकेट खेलने लगे और अक्सर उससे बेहतर खेलने लगे। इतना ही नहीं, कई बार उन्हें हराने में भी सफल रहते हैं, तो उन्हें गंभीर चिंता होने लगी। इस तरह क्रिकेट का खेल जो है औपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति से जुड़ा हुआ है। औपनिवेशिक के अंदर ये जो खेल का अपना इतिहास भी पेचीदा रहा है, जो कि हम लेसन नंबर 7 में देखने वाले हैं। तो क्रिकेट जाति, क्षेत्र, समुदाय व राष्ट्र की राजनीति से किस प्रकार से जुड़ गया, इसकी पूरी कहानी हम चैप्टर नंबर 7 में देखने वाले हैं। इसके बाद हम क्रिकेट के बाद हम अध्याय 8 में देखेंगे कि पहनावे
के इतिहास में हमें विभिन्न समाजों के इतिहास में बारे में कितना पता है। लोग जो आज कपड़े पहनते हैं उन पर समाजों की रीति रिवाज नीतियों की छाप होती है, जिसमें हमें सुंदरता, मर्यादा व उचित अनुचित आचार व्यवहार के इनके ख्यालात का पता चलता है। समाज के बदलने से ये रीतियाँ नीतियाँ भी बदलती हैं, लेकिन समाज के रस्मों रिवाज और पहनावे ओढ़वे में बदलाव के पीछे लंबी जहद होती है। उनका एक इतिहास होता है। यह स्वाभाविक तौर पर यूं ही बस हो नहीं जाते। तो अध्याय 8 इसी इतिहास का परिचय कराएगा और इंग्लैंड व भारत में पहने हुए बदलाव किस तरह इन देशों में चल रहे सामाजिक आंदोलन और आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित थे, इन सब के बारे में देखेंगे। तो साथ ही ये भी देखेंगे महात्मा गांधी को बेहतर समझने का मौका मिले, क्योंकि वो अकेले ऐसे इंसान थे जो न सिर्फ कपड़ों की राजनीति के प्रति निहायत सजग थे, बल्कि उन्होंने इस पर जमकर भी लिखा है। अगर इतिहास को समझने लगे तो शायद अपनी ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं का इतिहास खुद टटोलने लगेंगे जिन्हें अब तक आपने साधारण मानकर अनदेखा कर दिया। तो हिस्ट्री जो है सिर्फ राजनीतिक हिस्ट्री नहीं है, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, खेल की हिस्ट्री हो, आर्थिक हिस्ट्री हो, सामाजिक हिस्ट्री हो, हमारे जो कल्चर हैं, अभी जो हम कल्चर निभाते हैं या जो भी तीज त्यौहार मनाते हैं, वो क्या आज से 1000 साल पहले मनाते थे या 100 साल पहले मनाते थे। तो इन सब की ओर कितना मनाते थे, तो कितना बदलाव हुआ है। अब एक छोटा सा ही उदाहरण यहाँ पर यह है कि जैसे पहले शादियाँ हुआ करती थी, अब वैसी शादियाँ नहीं होती हैं। शादी करने का जो रिवाज है वो भी बदल गया है। तो यही जो समय के रहते रहते ये चीज़ें बदलती हैं, तो यही क्या है, इतिहास बन जाती हैं। तो सिर्फ हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ही नहीं मानना चाहिए, इतिहास बहुत तरह से हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और दवाइयों से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सभी इतिहास के ही अन्य शाखाएं हैं, लेकिन उसका भी अपना एक इतिहास है। अब इतिहास और खेल की हम बात करें तो क्रिकेट की कहानी है यहाँ पर। क्रिकेट इंग्लैंड से 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद डंडे के खेलों से पैदा हुआ है। बैट अंग्रेजी का पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ होता है डंडा या कुदा। 17वीं शताब्दी में एक खेल के रूप में एक क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च ना जाकर मैच खेलने के लिए इनके दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी हुई होती थी, जिसकी सीधी सी वजह से थी कि बाल लुढ़काकर अंडर आर्म फेंकी जाती थी और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज की गेंद से संपर्क साधने में मदद करता था। तो आज मौजूद सबसे पुराना बल्ला कुछ इस तरह से हुआ करता था, लेकिन फिर क्या है, बल्ले की जो रूपरेखा है वो धीरे धीरे बदलने लग गई। तो उसके मुड़े हुए सिरे को देख जो हॉकी स्टिक की तरह होता था। तो ये क्या है, हॉकी स्टिक की तरह हुआ करता था स्टार्टिंग में। इंग्लैंड के गांवों से उठकर ये खेल कैसे कब शहरों के विशाल स्टेडियम में खेला जाने लगा, आधुनिक खेल बन जाता है, ये इतिहास का एक दिलचस्प क्या है विषय है। क्योंकि इतिहास का एक इस्तेमाल तो यही है कि वह हमें वर्तमान के बनने की कहानी बताए। खेल हमारी मौजूदा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे से होड़ लेते हैं, खुद को फिट रखते हैं और अपनी सामाजिक तरफदारी भी व्यक्त करते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़कर भारतीय टीम को टेस्ट या एक दिवसीय मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं, तो यह जानना जरूरी लगता है कि दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में खोजा गया गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। इस खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक और जहां उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद की बड़ी कहानी इससे जुड़ी हुई है, तो दूसरी ओर धर्म व जाति की राजनीति ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा है। क्रिकेट के इस इतिहास में
पहले हम इंग्लैंड में इसके विकास को देखेंगे और उस समय प्रचलित शारीरिक चुस्ती व प्रशिक्षण की संस्कृति का भी जायजा लेंगे। मतलब इंग्लैंड में स्टार्टिंग में जब जो क्रिकेट खेलता था उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हुआ करती थी और उसको कैसे प्रशिक्षण दिया करते थे, ये सब चीज़ें हैं। तब हम भारत का रुख करते हैं। उसके बाद हम भारत पे जाएंगे कि भारत में किस प्रकार से ये क्रिकेट यहाँ पर खेला गया, क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी, ये सारी चीज़ें। तो क्रिकेट को यहाँ अपनाए जाने को लेकर हुए इसमें हुए आधुनिक बदलावों तक की चर्चा करेंगे। हर एक खंड में हम देखेंगे कि खेल का इतिहास किस तरह सामाजिक इतिहास से नथा गुता है। मतलब जो खेल है क्रिकेट, वो किस प्रकार से सामाजिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर इंग्लैंड में खेल के रूप में क्रिकेट का ऐतिहासिक विकास देखते हैं। तो 18वीं व 19वीं सदी के इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को उसका अनोखा रूप प्रदान किया है, क्योंकि यह क्रिकेट का शुरुआती दौर है। मिसाल के तौर पर यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा है कि खेल जो है 5 दिन तक लगातार चले और कोई नतीजा ना निकले। किसी भी अन्य आधुनिक खेल के खत्म होने से इसके आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच करीब 1.5 घंटे चलता है। गेंद व बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक जमाने के लिहाज से अपेक्षाकृत लंबे खेल में से उतने समय में 9 पारियां हो जाती थी जितने में क्रिकेट के लघु संस्करण यानी एक दिवसीय मैच की एक पारी हो जाती है। क्रिकेट की एक और दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लंबाई तो तय जो है 22 गज हुआ करती थी। तो पिच की जो है लंबाई 22 गज हुआ करती थी, पर मैदान का आकार प्रकार एक जैसा नहीं होता था। हॉकी, फुटबॉल जैसे एक दूसरे टीम खेलों में मैदानों के आयाम तय हुआ करते थे, क्रिकेट में नहीं। एलिडेड ओवल की तरह मैदान जो है अंडाकार हो सकता था, तो चेन्नई में चे पाक की तरह लगभग गोल भी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती थी, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद जो है सीमा रेखा के पार हो जाया करती थी। आगे है इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण है। कायदा कानून से बंधने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल है, यानी साकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले में क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियां भी अपनाई। क्रिकेट को कानून पहले 1744 में लिखे गए। क्रिकेट के कानून जो है सबसे पहले 1744 में लिखे गए थे। इसके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल यानी कप्तान 2 एम्पायर चुनेंगे, जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप जो है 22 इंच होंगे और इनके बीच जो है गिल्लियां 6 इंच की होंगी। गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होगा और स्टंप के बीच की दूरी जो है 22 गज की होगी। बल्ले के रूप में आकार पर कोई पाबंदियां नहीं होंगी। ऐसा लगता है कि 40 नॉच या रन का स्कोर काफ़ी बड़ा होता है, शायद इसलिए कि गेंदबाज तेजी से बल्लेबाज के नंगे पैड रहित पिंडलियों पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जो है हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना और मैरी लीबॉन यानी कि क्रिकेट क्लब जो है एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई। इसके अगले साल में ही एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किया और उनका अनुभव बन बैठा। एमसीसी के सुधारों से खेल के रंग ढंग में ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया। 1760 व 1770 के दशक में ज़मीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया, जिससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, वे अब हवा में चकमा भी दे सकते थे और पहले से कहीं तेज गेंद फेंक सकते थे, जिसने स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खोल लिए। तो 1760 और 1770 में जो है स्पिन और स्विंग ये जो है यहाँ पर शामिल होता है। और जो कानून है वो 1744 में तय किए गए थे, हमने पहले देख लिया। जवाब में बल्लेबाजों को अपना टाइमिंग और शॉट चयन पर महारत हासिल करनी होती थी।
एक नतीजा तो फौरन ये हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले लिया। तो पहले जिस प्रकार से हॉकी की जैसे जो है हुआ करता था, अब बल्ला जो है कुछ इस तरह से क्या है बनने लग गए। तो ये परिवर्तन हो गया। इन सब की जगह से हुनर व तकनीक महत्वपूर्ण हो गए, जबकि ऊबड़ खाबड़ मैदान या शुद्ध ताकत की भूमि कम हो गई। आगे है गेंद का वजन अब 550 पौने 6 औंस तक हो गया था और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई थी। यह तब हुआ जब एक गेंदबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली। पहला लेग बिफोर यानी विकेट पगबाधा नियम जो है 1774 में प्रकाशित हुआ था। लगभग इसी समय जो है तीसरे स्टंप का चलन भी हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन तक हो गई और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। वाइड बॉल का नियम लागू हो गया। गेंद का सटीक व्यास तय कर दिया गया। चोट से बचने के लिए पैड व दस्ताने जैसे किफ़ायती उपकरण उपलब्ध हुए। बाउंड्री की शुरुआत हुई, जबकि पहले हर एक रन दौड़कर लेना पड़ता था। मतलब पहले क्या है, 1 रन 2 रन इस तरह से अगर बनाने हैं तो जो बैटिंग कर रहा है उसको दौड़ लगानी पड़ती थी, तभी हमारे जो है रन बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बाउंड्री शुरू हो गई। मान लीजिए ये एक बाउंड्री यहाँ से टच होती है तो 4 और पूरा पार करके जाती है तो 6, कुछ इस तरह से ही यहाँ से स्टार्ट होते हैं 19वीं सदी के स्टार्टिंग में। और सबसे अहम बात यह है कि ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई और 18वीं सदी में क्रिकेट पूर्व औद्योगिक खेल रहा, जिससे परिपक्व होने के लिए औद्योगिक क्रांति यानी कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से का इंतजार करना पड़ता था। अपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट में भूत वर्तमान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से भी हो जाती है। शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा निर्धारित नहीं होती थी। खेल अब तक चलता रहता था जब तक कि एक टीम दूसरी को दोबारा पूरा आउट ना कर दे। तो यहाँ पर टाइम जो है वो डिसाइड नहीं हुआ था और जो है जब तक पूरी टीम आउट नहीं हो जाती थी जब तक खेलते रहते थे। ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे। आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था कि लोगों को घंटों दिहाड़ी या घंटे के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे। फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों की संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी, लिहाजा उनमें कठोर समय सीमाएं औद्योगिक शहरी जिंदगी के रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसी तरह क्रिकेट में मैदान के आकार का स्पष्ट होना उनकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जा रहा था। कॉमन्स ऐसे सार्वजनिक और खुले मैदान थे जिन पर पूरे समुदाय का साझा हक हुआ करता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसलिए ना तो बाउंड्री तय होती थी और ना ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती थी तो लोग क्षेत्र रक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते थे ताकि वह आकर गेंद वापस ले जाए। जब सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनी तब भी विकेट से उसकी दूरी तय नहीं की गई। नियम सिर्फ यह कहता है कि अगर एम्पायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा तो एम्पायर डिसाइड करता था। आगे खेल के औजारों को देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ बदलने के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार रहा। क्रिकेट के सबसे ज़रूरी उपकरण जो है प्रकृति में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामग्री से बनता था। बल्ला, स्टंप व गिल्लियाँ लकड़ी के बने होते थे, जबकि गेंद जो है चमड़े, सुतली और काग यानी कर्क से हुआ करती थी। आज भी बल्ला और गेंद जो है हाथ से ही बनते हैं, मशीन से नहीं। बल्ले की सामग्री अलबत्ता वक्त के साथ बदलती रही। किसी ज़माने में इसे लकड़ी
के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसके दो हिस्से हो गए हैं। ब्लेड या फट्टा जो बैद नामक पेड़ से बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किससे बनता था। और हत्ता जो बैंत से बनता था। बैंत तब जाकर उपलब्ध हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकारों व कंपनियों ने खुद को एशिया में जमाया। गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने प्लास्टिक, फाइबर, शीशा या धातु जैसी औद्योगिक व कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल को सिरे से नकारा है। जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट डेनिस लीली ने एल्यूमीनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की तो एम्पायर ने उसे अवैध कर दिया। तो एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है डेनिस लीली, उन्होंने एल्यूमीनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, परंतु क्या है, अवैध कर दिया। दूसरी तरफ हिफाजती साज सामान पर तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ता है। बेल्केनाइज रबड़ की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज जो है 1848 में चला। जल्द ही दस्ताने भी बने और धातु, सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना ही असंभव होने लगी। तो यहाँ पर क्या है, एक इस पोस्टर में लॉर्ड्स ने 1848 में होने वाले एक मैच का ऐलान किया था, तो उसका है ये पोस्टर। तो महान बल्लेबाज WG ग्रेस बल्लेबाजी के लिए आते हुए लॉर्ड्स 1895 में। तो ये एक है यहाँ पर। आगे है क्रिकेट और विक्टोरियाई इंग्लैंड। तो चंदा क्या है, किसी खास उद्देश्य के लिए इकट्ठा किए जाने वाली राशि या मदद। तो इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को जो मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा जाता था, और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर प्रोफेशनल कहा जाता था। अमीर शौकिया दो कारणों से थे। एक, यह खेल उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, ना कि पैसे के लिए खेलना। नवाबी ठाठ की निशानी थी। दूसरे, खेल में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा नहीं था। पेशेवर खिलाड़ियों का मेहनताना वजीफा चंदे व गेट पर इकट्ठा किए गए पैसों से दिया जाता था। मौसमी होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो भी नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीनों यानी कि ऑफ सीजन में ज़्यादातर पेशेवर जो है खिलाड़ी खदानों में काम करते थे या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई थी। शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई, तो पेशेवरों को खिलाड़ी यानी प्लेयर्स का अदना सा नाम मिला। मैदान में घुसने के उनके प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते थे, वही खेल में असली मशक्क़त और ऊर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाज खिलाड़ियों के हुआ करते थे। तो यहाँ पर सोर्स है, थॉमस ह्यूज ने उस समय रग्बी स्कूल में पढ़ाई की थी, जिस समय थॉमस अर्लांड वहाँ के प्रधानाचार्य थे। अपने स्कूली अनुभव के आधार पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था टॉम बाउंस स्कूल डेज। 1857 में छपी यह किताब काफ़ी लोकप्रिय हुई। उससे बाहुबली ईसाइयत जो है मस्क्यूलर क्रिश्चियनिटी के प्रसार में मदद मिलती है। ईसाई धर्म की इस धारा का मानना था कि स्वस्थ नागरिकों को ईसाई आदर्शों और खेलों के जरिए ढाला जाना चाहिए। इस पुस्तक में टॉम ब्राउन घर की याद में खोए रहने वाले और मुरझाए से लड़के की जगह एक कद्दावर मर्दाना विद्यार्थी बन जाता है। उसे नायकों जैसी ख्याति मिलती है। शारीरिक साहस, खिलाड़ीपन, वफादारी और देशभक्ति की भावना के लिए सब उसकी चर्चा करते हैं। ये रूपांतर उस पब्लिक स्कूल के अनुशासन और खेल संस्कृति से पैदा होता है। इसी उपन्यास के अंश से चलो ब्राउन अब अपने व्यंग वाण मत करो, मास्टर ने कहा है। मैंने इस खेल को वैज्ञानिक ढंग से समझना शुरू कर दिया है। और क्या शालीन खेल है यह है कि नहीं, लेकिन ये सिर्फ खेल नहीं है, टॉम ने कहा है।
बिल्कुल, ऑर्थर ने कहा है कि ब्रिटिश जवानों से लेकर बूढ़ों का जन्मसिद्ध अधिकार जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिक्रिया सम्मत न्याय हर ब्रिटिश का हक है। इससे हमें अनुशासन और पारस्परिक निर्भरता की जो सीख मिलती है वो है अनमोल है। मास्टर ने कहना जारी रखा, मुझे लगता है कि इस खेल को इतना ही निस्वार्थी होना चाहिए। यहाँ व्यक्ति एकादश में मिल जाता है, वह इसलिए नहीं खेलता कि वह जीते, बल्कि उनकी टीम जीते। यह बिल्कुल सही है, टॉम ने कहा, और इसलिए फुटबॉल और क्रिकेट सबसे पुराने पारंपरिक खेलों के मुकाबले ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि बाकी खेलों में इंसान अपनी जीत के लिए खेलता है, ना कि अपने पक्ष की जीत के लिए। फिर एकादश के कप्तान ने क्या कहने, मास्टर ने कहा, हमारी स्कूली दुनिया में कैसी गरिमा है इस पद की, इसके लिए हुनर भी चाहिए, भद्रता और शक्ति भी, और ना जाने कितने सारे गुण भी। तो ये सब प्राइमरी सोर्स यहाँ पर दिए गए हैं कि किस प्रकार से ये जो हैं चीज़ें आगे डेवलप होती नज़र आती हैं। आगे है क्रिकेट संदेह का लाभ जो है, बेनिफिट आउट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को क्यों मिलता है। इसकी एक वजह ये भी है कि क्रिकेट जो है बल्लेबाजों का ही खेल इसलिए बना था क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी गई। शौकिया खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही हुआ करता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज जो है कुदरती तौर पर मेहनत कप्तान हुआ करते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज को आम तौर पर जेंटलमैन ही होते थे। चाहे क्लब की टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही हुआ करते थे। 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हाटन ने की थी। अक्सर ये कहा जाता था कि वाटरलू का युद्ध जो है ईस्टर्न के खेल के मैदान में जीता गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रिटेन की सैनिक सफलता का राज जो है उसके पब्लिक स्कूल के बच्चों को सिखाए गए मूल्यों में है। मतलब वाटरलू का युद्ध जो है ईस्टर्न के खेल के मैदान में जीता गया था। इसका मीनिंग ये होगा कि ब्रिटेन की सैनिक का सफलता जो है पब्लिक स्कूल के बच्चों को सिखाए गए मूल्यों पर डिपेंड करता था। अंग्रेजी आवासीय विद्यालय में अंग्रेज लड़कों को शाही इंग्लैंड के 3 अहम संस्थानों सेनाओं, प्रशासनिक सेवा व चर्च में करियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक टॉमस अर्नाल्ड, जो मशहूर रग्बी स्कूल के हेडमास्टर होने के साथ साथ आधुनिक पब्लिक स्कूल प्रणाली के प्रेरणा थे, रग्बी व क्रिकेट जैसे खेलों को महज मैदानी खेल नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज लड़कों को अनुशासन, ऊंच नीच का बोध, हुनर, स्वाभिमान की रीति नीति और नेतृत्व क्षमता दिखाने का जरिया मानते थे। इन्हीं गुणों पर तो ब्रिटिश साम्राज्य को बनने और चलाने का दारोमदार था। विक्टोरिया साम्राज्य निर्माता दूसरे देशों को जितना निस्वार्थ समाज सेवा मानते थे, क्योंकि उनसे हारने के बाद ही पिछड़े समाज जो है ब्रिटेनी कानून व पश्चिमी ज्ञान के संपर्क में आकर सभ्यता का सबक सीख सकते थे। क्रिकेट ने अभिजात अंग्रेजों की इस आत्म छवि को पुष्टि करने की मदद की। ऐसी शौकिया खेल को बतौर आदर्श पेश किया, यानी कि खेल जहां फायदे या जीत के लिए ना होगा, सिर्फ खेलने और स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले, न्यायोचित खेल भावना के लिए खेला जाता था। सच्ची बात तो यह है कि नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई इसलिए जीती जा सकी कि स्कॉटलैंड व वेल्स के लौह उद्योग, लंकाशायर की मीलों व सिटी ऑफ लंदन के वित्तीय घरानों से भरपूर सहयोग मिला। इंग्लैंड के व्यापार व उद्योग में आगे होने के चलते ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया, लेकिन अंग्रेजी शासक वर्ग को यही ख्याल अच्छा लगता था कि दुनिया में उनकी श्रेष्ठता के पीछे आवासीय विद्यालयों में पढ़कर तैयार हुए शरीफों का खेल क्रिकेट खेलने वाले युवा वर्ग का चरित्र है। आगे यहाँ पर
लॉर्ड्स पर ईटन और हैरो नामक मशहूर पब्लिक स्कूलों के बीच क्रिकेट का मैच हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर एक फ़ोटो है। ये खेल तो सब जगह एक जैसा लगता था, लेकिन इसको देखने के लिए जुटने वाली भीड़ जो है एक जैसी नहीं हुआ करती थी। बाउलर टोपियां पहने पुरुष और धूप में बचने के लिए पैरासोल पहने मैच देखने आई औरतों के चित्रण से इस खेल का उच्च वर्गीय सामाजिक चित्रण जो है, ये औरतें हैं कैप लगाए हुए हैं ताकि उनको धूप ना लगे, तो उच्च वर्गीय सामाजिक चरित्र साफ दिखाई देता है। आगे देखते हैं, औरतों के लिए क्रिकेट नहीं बल्कि क्रोकेट हुआ करता था। यहाँ पे एक फ़ोटो में दिखाया गया है क्रोकेट। तो इनके कुछ इस तरह से हुआ करते थे। इतना ये जो है इनका ये जो गाउन, ये सारी इनकी यूनिफॉर्म हुआ करती थी। यहाँ पर भी कुछ लेडीज़ बैठी हुई हैं। तो क्रोकेट जो है वो औरतों के लिए हुआ करता था। औरतों के लिए कठिन और प्रतिस्पर्धी खेल अच्छा नहीं माना जाता था। क्रोकेट एक धीमी गति वाला सौम्य खेल था जिसे औरतों के लिए, खास तौर से उच्च वर्गीय औरतों के लिए अच्छा माना जाता था। खिलाड़ियों के लंबे गाउन, झालरों और टोपियों से उनके खेलों का स्वरूप की झलक मिलती है। आगे देखते हैं। अब एक सोर्स दिया है, इसको देखते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी सालों तक खेल कूद और व्यायाम लड़कियों की शिक्षा का ही हिस्सा नहीं था। 1858 से 1906 तक चेल्टेनहैम लेडीज़ कॉलेज की प्रधानाचार्य रही हैं। डोरोथी बी एले ने स्कूल के जांच आयोग को बताया कि लड़कों को क्रिकेट आदि खेलने से जो शारीरिक व्यायाम मिलता है, उसके स्थान पर लड़कियों के लिए पैदल चलना और कूदना आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो 1890 के दशक पहुंचते पहुंचते स्कूल के खेल के मैदान आदि मिलने लगे और लड़कियों को भी उन खेलों में हाथ आजमाने का भी मौका मिलने लगा जिन्हें अब तक केवल लड़कों का खेल माना जाता था। लेकिन लड़कियों से प्रतिस्पर्धात्मक खेल की उम्मीद अब भी नहीं की जा सकती थी। डोरोथी एल बी ने 1893 से लेके 1894 में स्कूल परिषद को बताया कि मैं मानती हूँ कि लड़कियों को अपने शारीरिक पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए और ना ही उन्हें एथलीट प्रतिद्वंदिता में डूब जाना चाहिए। इसलिए हम दूसरे स्कूलों के विरुद्ध नहीं खेलते। मेरे ख्याल से लड़कियों को उबड़ खाबड़ मैदानों में खुद को थकाने के बजाय वनस्पति शास्त्र, भू गर्भशास्त्र आदि में दिलचस्पी लेनी चाहिए। तो ये था कुछ क्रिकेट की स्टार्टिंग का कि किस प्रकार से बैट और ये सब चीज़ें डिसाइड हुई, किस प्रकार से बदली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।